हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का नर नष्ट इक्वेशन, यानी कि नर नष्ट समीकरण। ठीक है, नर नष्ट समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए आपके पेपर में बहुत बार ये पूछा चुका है। ठीक है, हर बार ये लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नष्ट इक्वेशन क्या होती है, या तो आपसे इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, या तो इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या फिर आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है कि नष्ट समीकरण क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहता है। तो नष्ट समीकरण समझ लिए 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम पूरी बात करने वाले हैं नर्स इक्वेशन के बारे में। ठीक है, क्या होती है नर्स समीकरण, पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, फिर थोड़ा सा उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है नर्स समीकरण में, क्या लिखा हुआ है, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाकर रखा जाता है, यानी हमारी कोई धातु की छड़ है, उसको विलयन में, उसी के विलयन में डुबाकर रखा जाता है, तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कोई धातु की छड़ है, उसके विलयन में उसको डुबो कर रख देते हैं, तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। कोई ना कोई हमारा एक निश्चित विभव उस पर उत्पन्न हो जाएगा। किस पर? एक धातु की छड़ पर। ठीक है, ये नष्ट समीकरण के बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है नष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया। ठीक है, जिसे नरनष्ट समीकरण कहा जाता है। नरनष्ट हमारे एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस समीकरण का नाम पड़ा है नष्ट समीकरण। ठीक है, तो नरनष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव के धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप प्रभाव दर्शाने के लिए उन्होंने एक गणितीय व्यंजक दिया। ठीक है, जिसको हम लोग नरनष्ट समीकरण कहते हैं या नरनष्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी थ्योरी हो गई। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए लिखा है, माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, जो हमारी अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, तो कौन सी अभिक्रिया है, हमारी एक इक्वेशन भी है। तो ये कौन सी इक्वेशन है जो हमने माना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो हो रही है। ठीक है, क्या है, Mn प्लस, यानी कि एक्वेरियम प्लस Ne, यानी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है। एन का मतलब क्या, कोई मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ संख्या हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की। Mn प्लस और साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बन रहा है, M, ये सॉल्यूबल यानी M बन रहा है साथ में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी क्रिया हो रही है, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं नरनष्ट समीकरण के बारे में, जो इसकी डेरिवेशन है मेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है नरनष्ट समीकरण। ठीक है, अभी जो आपने पढ़ी वो ऊपर उसकी थ्योरी थी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी डेरिवेशन के बारे में। तो ये तो अगर आपने केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपका इसका सामना जरूर पड़ा होगा। ठीक है, क्या होता है नरनष्ट समीकरण, इसी को आज हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो पहले नरनष्ट समीकरण देख लेते क्या है, ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एम एस अपॉन एम एन प्लस। ठीक है, इस तरह से ये डेरिवेशन है नरनष्ट इक्वेशन की। ठीक है, जहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर है, एफ क्या, फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, और लॉग और या एम एन ऊपर तो आपने देखा इक्वेशन में, इसी इक्वेशन को लेकर के हम लोग यह प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, एम एस ऊपर ही देख रहे थे आप, एम एस लिखा एम एन प्लस, ये वाला एम एन प्लस है, तो इसी को लेकर के आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें 10 के आधार पर, यानी कि 10 के आधार पर अगर हम लोग लॉग ले लें, यहाँ पर देखिए लॉग में भी कुछ नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉग ले लेंगे 10 के आधार पर, यानी कि 10 के आधार पर लॉग लेने पर, जब लॉग में हम लोग 10 लगा देते हैं तो एक बेस बन जाता है। तो ये तो आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशन में जब हम लोग लॉग 10 ले लेंगे तो ये, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई बराबर ई नॉट ऐसे रहेगा माइनस, यहाँ पर देखिए लॉग 10 लिया गया तो आर टी के साथ में क्या जुड़ जाएगा, 2.303 ये साथ में इसके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये साथ में रहता है। आपने न्यूमेरिकल लगाए होंगे, वहाँ पर आपका सामना जरूर पड़ा होगा, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ वैसे रहेगा, और लॉग है तो लॉग बेस लग जाएगा 10 एम एस अपॉन एम एन प्लस, इसी तरह से लिखा रहेगा। ये अभी आधा हुआ है, इसको पूरा तरीके से हम लोग देखते हैं आगे, अभी इसको और भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे आपसे कहा जा रहा है यदि एम एस बराबर 1, अगर एम एस की वैल्यू हम लोग 1 ले लें। ठीक है, कहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग एम एस की वैल्यू कितनी ले लें, 1 ले लें। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एम एस की वैल्यू अगर 1 ली जा रही है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया है यदि एम एस बराबर 1, एम एस की वैल्यू 1 लेंगे उस वाले इक्वेशन में जो पहले भी पीछे इक्वेशन थी। ठीक है, तो तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, तब हमारी इक्वेशन बनेगी ई बराबर, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी जो देखिए ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी, ठीक है, अपॉन एन एफ। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जो लॉग 10 था वो भी log 10 रहेगा, और एम एस की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि एम एस ऊपर था ना, इसलिए 1 आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, एम एन प्लस, इसी तरह से रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जब हम एम एस की वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ई बराबर, ठीक है, ई नॉट, अब यहाँ पर माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। कैसे हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ है, क्योंकि एम एन प्लस अभी ऊपर आएगा, अभी आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर बाकी पहले लिख लेते हैं 2.303
ये आर टी है तो ये आर टी रहेगा, अपॉन में है एन एफ तो एन एफ ऐसे ही उतार देंगे हम लोग, लॉग 10 है तो लॉग 10 भी हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, और ये एम एन प्लस है तो ये ऊपर आ जाएगा एम एन प्लस, ये पूरा ऊपर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर प्लस कैसे आया, देखिए यहाँ पर ये अपॉन में लिखा हुआ था, ये जो है ये पूरा एम एन प्लस ये ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस, ठीक पर जब एम एन प्लस ऊपर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या क्या रेसिप्रोकल किया है, देखा मैथ में आपने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ये ठीक है, वही रूल इसमें लगा हुआ है। तो माइनस था तो साइन चेंज करा, ठीक है, तो माइनस था तो ये जब ऊपर आया तो इसका माइनस और इसका माइनस हो गया प्लस, ठीक ठीक है। अब यही जो हमारी इक्वेशन बनी है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, नरनस्ट इक्वेशन कहते हैं, नरनस्ट समीकरण कहते हैं, उसी से मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया। लेकिन अभी भी आपसे कहा जा रहा है क्योंकि अभी भी आपको स्टैंडर्ड यूनिट पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट क्या कहा जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि सामान्य ताप पर, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि सामान्य ताप पर अगर पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, तो आप लिखेंगे सामान्य ताप व दाब पर, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सामान्य रहेंगे हमारे, ठीक है, जनरल रहेंगे, नेचुरल रहेंगे, ठीक है। ताप और दाब जो है वो हमारे सामान्य रहेंगे, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है सामान्य रहेगा तब इन सब की वैल्यू आपको बतानी रहेगी। वैल्यू क्या है भाई, आर की वैल्यू आप कैसे बताएंगे भाई, वैल्यू आर की क्या रहेगी, आर की वैल्यू रहती है कि जो वैल्यू है रहे, ठीक है, आर की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8.314। ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनकी वैल्यू होती है, फॉर्मूले में आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 8.314 जूल पर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। इस तरह से आप इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं। अगला आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर भाई कितना होना चाहिए, 298 है ना, 298 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू है, इस वाले टी की वैल्यू है, ठीक है। एन क्या होता है भाई, एन तो हम लोग कभी डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा एलिमेंट है जो घटता और बढ़ता रहता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो सकते हैं, यानी कि कहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कहीं पर 10, कहीं पर 12, कहीं पर 100, 1000, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बदलते रहते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चेंजेबल है। अगला हमारा आता है एफ, यानी फैराडे कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। फैराडे कांस्टेंट की तो निश्चित वैल्यू होती है, यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं 96,500 है ना, 96,500, ठीक है। कूलॉम इनवर्स, ठीक है, 96,500 कूलॉम इनवर्स ये होती है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको ये सब बताना पड़ेगा, जब आप डेरिवेशन निकालेंगे तो लास्ट में आपको सामान्य ताप व दाब पर इन सब की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या पूरी डेरिवेशन जितना मैंने कराया आप उसको कहीं नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरनस्ट समीकरण, आपके पेपर में 5 नंबर में मैक्सिमम ये पूछी जाती है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल तैयार करना है, एकदम रट्टू तोता बन जाना है, ठीक है। बार बोर्ड एग्जाम में आपको 95+ नंबर लेके आना ही आना है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।